नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज में आपके साथ नुपुर सक्सेना। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर कुल 323 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिनकी किस्मत का फैसला मंगलवार को हो चुका है। कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर एक बार फिर से पुडुचेरी की सत्ता में वापसी की कवायद में है। वहीं बीजेपी ने अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके सहित अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में पुडुचेरी का ये सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। पुडुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस तरह से सिर्फ 30 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। एन रंगासामी की अगुवाई वाली एआईएनआरसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी 14 सीटों में से बीजेपी 9 पर और एआईएडीएमके ने 5 पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरह कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यानम सीट पर एक निर्दलीय का समर्थन कर रही है, जबकि उसके सहयोगी दल डीएमके सहित अन्य दल 13 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यह अभिनेता से नेता बने कमल हसन और उनकी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके ने 3 पर जीत हासिल की थी। इस तरह से वी नारायणसामी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यानी 22 फरवरी को उनकी सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई थी। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से राज्य की सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एनडीए एक बड़ी चुनौती बनकर कांग्रेस के सामने आ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कई दशकों से राजनीति सिमटी हुई है। यही दोनों पार्टियां बारी बारी राज करती आई है, जबकि पुडुचेरी इसके विपरीत हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी तक यहां एंट्री नहीं कर पाई है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहां के फैसले केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एलजी के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसके मतदाताओं ने विकास और इंफ्रा परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी को प्राथमिकता दी है। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की अगुवाई वाले गठबंधन को विश्वास है कि इस बार उसे पुडुचेरी में राज्य करने का मौका जरूर मिलेगा। इसके पीछे वजह यही है कि बीजेपी ने पुडुचेरी की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी एवं रंगासामी की अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस यानी एआईएनआरसी के साथ हाथ मिला रखा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने पुडुचेरी की 9 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार दौरे करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद की है। तो पुडुचेरी में सियासी मुकाबला जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, जहां एक तरफ कांग्रेस के सामने सत्ता में वापस आने की चुनौती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने आधी सीटें जीती थी, तो वही बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। तो अब कौन जीतेगा पुडुचेरी का सियासी रण, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। तो पुडुचेरी का सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प है इस बार, जहां बीजेपी के पास चुनौती है कि वो अपना खाता खोल सके, तो वही कांग्रेस के पास चुनौती है कि वो सत्ता में दोबारा वापसी कर सके। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले यानी 22 फरवरी को ही कांग्रेस की सरकार वहां पे गिर गई थी। वी नारायणसामी को इस्तीफा देना पड़ा था अल्पमत में आने के बाद, और अब एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने की कवायद कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है। खुद पीएम मोदी ने पुडुचेरी में जाकर चुनावी सभाएं की है, अमित शाह भी वहां पे गए थे। तो अब कौन जीतेगा पुडुचेरी का सियासी रण, इसका परिणाम हमें 2 मई को पता चलेगा। कल पुडुचेरी में पहले और अंतिम चरण के लिए मतदान डाले गए थे। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया था। 78.13% वोट डाले गए थे। पुडुचेरी में सियासी मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है इस बार का, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए और यूपी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो सत्ता में एक बार फिर से वापसी करे, तो वही बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो पुडुचेरी में अपना खाता खोल सके, क्योंकि पुडुचेरी आपको बता दें हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की अगुवाई
वाले गठबंधन को विश्वास है कि इस बार उसे पुडुचेरी में राज्य करने का मौका मिल सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अंशु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। अंशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहा हूं। हाँ जी, अंशु जी, ये बताइए कि पुडुचेरी में कांग्रेस के सामने सत्ता में वापस आने की चुनौती है, कांग्रेस कैसे पार पाएगी इस चुनौती से? नहीं, कोई चुनौती नहीं है सत्ता में वापस आने की, क्योंकि पांडिचेरी के लोग इस बात को समझते हैं कि जो जीवन के लिए मूल आवश्यक है वो विकास है, अर्थव्यवस्था है, लोगों की आय है, और उन सब पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरी है। इसलिए कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज उन लोगों के सामने है जिन्होंने देश के लोगों से झूठे वादे किए, देश के लोगों से कहा कि हम आपको 15 लाख देंगे, देश के लोगों से कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। आज 8 साल की केंद्र सरकार और उसके साथ लगातार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। देश के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी दोबारा पांडिचेरी में सत्ता प्राप्त करेगी। तो आप कह रहे कि आपके सामने कोई चुनौती नहीं है, तो फिर सरकार कैसे गिर गई पांडिचेरी में? कोई नहीं। देखिए, लोग पांडिचेरी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना था। कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए थे वो अपने निजी स्वार्थ में पार्टी को छोड़ा उन्होंने, लेकिन जनता ने नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी का, श्री राहुल गांधी जी का जनता से रिश्ता है। तो कांग्रेस के अंदर हमेशा हर राज्य में अंतरकलह की बात सामने क्यों आती है? आपस में विधायकों के बीच में ही नाराजगी रहती है, इसकी वजह से सरकार गिर जाती है। ऐसे आगे भी उदाहरण हमने देखे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पुडुचेरी में सियासी मुकाबला दिलचस्प है। हाँ जी, अंशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस में इतनी अंतरकलह क्यों है कि आपस में विधायक नाराज हो जाते हैं, फिर सरकार वहां पे गिर जाती है? कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है। अच्छा। वो कुछ विधायक अपनी निजी स्वार्थ के चलते पार्टी को छोड़ते हैं, लेकिन जनता तो हमारे साथ है। जनता तो देख रही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया है। हमने आधारभूत जो ढांचा है, जो सड़क है, पानी है, बिजली है, पांडिचेरी के लोगों का जो रोजगार है और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, उसने अच्छा काम किया है। और आप देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया है। मुख्यमंत्री का टिकट काटना ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, उन्होंने बरगलाने का काम किया है। पांडिचेरी की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, कहीं पर भी कोई अंतरकलह नहीं है। विधायकों के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा, पांडिचेरी की जनता फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि लोगों को कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा है, वादों पर भरोसा है, और हम अपने वादों पर खरे उतरे। इसलिए बार बार हमको सत्ता में, पांडिचेरी में जनता ने अपना जनादेश आशीर्वाद दिया है। इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर ब्रजेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद नूपुर जी। हाँ जी, ब्रजेश जी, ये बताइए, ये कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है, तो इनकी सरकार कैसे गिर गई पांडिचेरी में? देखिए नूपुर जी, ये कांग्रेस की तो ये फितरत रही है कि जो उनके घर में घटित होता है उसे वो नकारते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा ही किया है। अब सबके सामने पुडुचेरी की सत्ता इनके हाथ से चली गई, उनके विधायक इनसे नाराज हो गए, तो इन्हें ये जरूरत नहीं है कि हमारे विधायक नाराज क्यों हुए हैं, ये जानने की आवश्यकता कांग्रेस नहीं करती है। अब ये कह रहे हैं कि निजी स्वार्थ, विधायक का निजी स्वार्थ रहा है जिससे वो पार्टी से टूट कर गए हैं। अरे दादा, विधायक का निजी स्वार्थ क्या है? विधायक का निजी स्वार्थ होता है जनता की सेवा करना, जिसके लिए उसे चुना जाता है। और विधायक इनके इसलिए टूटे, सारी देश की जनता जानती है, माननीय राहुल गांधी जानते हैं
जब राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था तो वहां के जो नारायण स्वामी उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ बोला था उनसे, राहुल गांधी से। एक महिला, आदिवासी महिला कहती है कि जब यहाँ सुनामी आई थी, समुद्र की लहरें तेज तेज आई थी, तो हमारी सरकार ने हमारी कोई सहायता नहीं की थी। तो उसका ट्रांसलेशन करके नारायण स्वामी ये कहते हैं कि ये महिला ये कह रही है कि ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जनता का बहुत रखते हैं, जनता का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी मदद इमदाद करते हैं बुरे समय पर। तो ये बात जानकर जो विधायक वहां के थे इनके कांग्रेस के, उन्होंने सोचा कि ये पार्टी तो डूब रही है। जो पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वो पार्टी कह रही है कि भाजपा धोखा देती है। ये तो बड़ी शर्म की बात है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंशु जी जवाब दीजिए इनकी बात का। अंशु जी तर्क दीजिए इनकी बात का। देखिए, ब्रजेश जी ने आधी बात कही, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अब वो दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है तो उनको झूठ बोलना पड़ रहा है, गलत तरीके से भाजपा को डिफेंड करना पड़ रहा है। अधूरी बात कभी नहीं बतानी चाहिए। नारायण स्वामी जी ने जो किया, तो ये कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी की ही इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का टिकट काटने का काम किया। और विधायक का स्वार्थ अगर जनता की सेवा करना होता तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। हाँ, वो ये बात बीजेपी और ब्रजेश जी नहीं बता पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इन सब के साथ चुनाव में जाती है, लेकिन पांडिचेरी की जनता फिर से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और जो अंतरकलह की बात है, तो अंतरकलह अगर आपको याद हो मान्यवर, तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान देखिए उत्तराखंड में किस तरीके से आपने धोखा देने का काम किया है। अरे जनता आपसे पूछ रही है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की, कहाँ है वो रोजगार? आप देखिए, कोरोना के समय में पूरे देश के लोग जब पैदल जा रहे थे, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। और अभी भी आप देखिए, अमेरिका से तुलना करते हैं, ये अमेरिका में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन देश के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। पूरी भाजपा, पूरे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री सिर्फ चुनाव में बस हैं, इनको लोगों की चिंता नहीं है, वैक्सीनेशन की चिंता नहीं है। आज इसीलिए कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए बीजेपी सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही है। अब आपसे है, सिर्फ चैनलों पर झूठ बोलते हैं। पुडुचेरी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का इस बार खाता खुल पाएगा? देखिए, बीजेपी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा ये तो दो नहीं बताएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विधायक ये कहकर इस्तीफा देते हैं कि जो हमारा फंड है, विधायक निधि है, वो हमें नहीं दी जाती। हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम जनता को क्या बताएं, हम क्या विकास करें जनता के साथ, क्या बोले, हम क्या मुंह लेकर जाएं जनता के सामने, क्योंकि विधायक निधि हमें दी नहीं जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसी सरकार से इस्तीफा दे दें। तो मेरा सवाल ये था कि क्या दावा है आपका, सत्ता में आप आ पाएंगे, खाता खुल पाएगा कम से कम आपका इस बार? देखिए, खाता नहीं खुलेगा, सरकार बनेगी हमारी वहां पर। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट पे आपकी जीत नहीं हुई थी। देखिए, पिछली बार छोड़ दीजिए, आप पिछली चीजें आप छोड़ दीजिए, आगे की सुध लीजिए। क्योंकि अब भारत का आम जनमानस ये जान चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष निर्वाचित नहीं कर सकती अपना, तो वो राष्ट्र को क्या चलाएगी। और समय समय पर ड्रामेबाजी करते रहते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करेंगे, कभी माता के मंदिर में माथा टेकेंगे, कभी गंगा जमुना में स्नान करेंगे। विकास तो इसी से दिख जाता है कि ये जो प्रियंका गांधी जी हैं, ये गंगा में स्नान कर रही है बनारस में। विकास तो इसी से दिख जाता है कि गंगा मैया आज स्नान करने लायक हो गई है। इनके शासनकाल में नहीं हुआ ऐसा। और ये अपने घर को संभालें। गुलाम नबी आजाद अगर कोई बात बोल देते हैं अच्छे से, तो ये कहते हैं कि ये तो भाजपा की भाषा बोलते हैं। जनार्दन द्विवेदी का कहीं अता पता नहीं, उन्होंने सही बात कह दी तो उन्हें बिल्कुल पीछे फेंक दिया, बैक बेंचर बना दिया। तो इनकी पार्टी में जो आवाज उठाता है उसको ये लोग पार्टी से बेदखल कर देते हैं। क्योंकि पार्टी तो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी चला रहे हैं कि जो कांग्रेस में आवाज उठाता है उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे साथी इस बात को भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है। आज भाजपा की सरकार होने के बाद भी इनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं है।
लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस में ताक झांक कर रहे हैं। लेकिन ये ताक झांक अपने घर में नहीं कर पाते कि आडवाणी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी का क्या हुआ, संजय जोशी का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे वाजपेयी, उनका क्या हुआ। तो ब्रजेश जी, इतनी बड़ी सरकार चलाने के बाद भी आपके पास कुछ बताने को नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल इतना सस्ता है, कच्चा तेल, उसके बाद देश के लोगों को 80 रुपए में डीजल और 9500 रुपए में पेट्रोल बेचा जा रहा है। तो ये क्या उपलब्धियां गिनाएंगे। कांग्रेस पार्टी करे, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता गांधी परिवार को चाहते हैं। हम गौरवान्वित हैं कि हमारा नेतृत्व वो परिवार करता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियां दी, देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार वो प्रतिबद्ध है। तो ये लोग क्या बात करेंगे। गांधी परिवार पे बोलने से पहले मैं तो अनुरोध करूंगा, ये गांधी परिवार को पढ़ें, उसका अध्ययन करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन ये गांधी परिवार के बलिदान को, त्याग को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, उस दिन ये भाजपा के सदस्य नहीं रहेंगे। अंशु जी, ये बताइए कि पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है एन रंगासामी की पार्टी एएनआरसी। तो इस चुनौती से कैसे पार पाएगी कांग्रेस? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं बता दूं, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और ये लोग आते रहते हैं चुनाव के समय, बरसाती मेढक निकलते हैं। अब चुनाव है तो रंगास्वामी जी भी टहल घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी घूम रहे हैं। ये चुनावी मेढक है, जनता जान चुकी है, इनका वास्ता सिर्फ चुनाव से है। कांग्रेस पार्टी दिन रात लोगों की आवाज उठाती है, लोगों की सेवा करती है। श्री राहुल गांधी जी को आप देखिए, लगातार जो सरकार के जन विरोधी निर्णय है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा तो श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो ये टहलने घूमने आते हैं, इनको पिकनिक मना लेने दीजिए। प्रधानमंत्री जी भी पिकनिक मनाने गए थे, बीजेपी के नेता भी गए थे, रंगास्वामी जी भी टहल घूम रहे हैं, उनको टहलने घूमने दीजिए। देश है, सभी आजाद है, टहल घूम सकते हैं, टूरिस्ट है ये। हाँ जी, ब्रिजेश जी, आप ये बताइए कि लगातार जो पुडुचेरी में हमेशा हमने देखा अस्थिरता रही है। पहले ये आरोप लगते रहे कि जो किरण बेदी है उनकी सीएम से बनती नहीं है, इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, बीजेपी को फायदा अपनी नीतियों से मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की नीति केवल विकास के है। भाई भतीजावाद बीजेपी में नहीं होता है। बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब में भाई भतीजावाद है। एक पार्टी बता दीजिए कि जिसका अध्यक्ष परिवार से अलग रहा हो, भाजपा के अलावा कोई एक पार्टी। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सारी की सारी पार्टियां ऐसी हैं जो फैमिली लिमिटेड कंपनी है। दूसरे व्यक्ति को वहां बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो वहीं के वहीं दबके रह जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता ऊपर तक पहुंचता है, उसकी मेहनत और लगन पार्टी को दिखाई देती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं जन विरोधी योजनाओं के अंतर्गत। तो अवस्थी जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उस पर तो राहुल गांधी जी ने एक शब्द ट्वीट नहीं किए। किस लिए? क्योंकि वहां उनकी अघाड़ी सरकार, चुली सरकार है। अनिल देशमुख के विरुद्ध इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अंशु जी, क्योंकि राहुल गांधी की बार बार यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको ये भी याद होगा कि पुडुचेरी में चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि मछुआरों के लिए अलग से मत्स्य विभाग होना चाहिए। तो क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि मत्स्य विभाग तो पहले से बना हुआ है? देखिए, भाजपा के लोग अब इतना बोल चुके हैं, अब लोग इनसे सत्ता में आने के बाद काम चाहते थे। अब बीजेपी के लोगों को कोई सुनता है नहीं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, 100-150 लाइक आते हैं और 1000, 2000, 10,000 डिसलाइक आते हैं। तो लोग अब इनके भाषणों से ऊब चुके हैं और इनके पास सिर्फ बातें ही बातें हैं। इसलिए ये लोग चैनल पर आके बातें करते हैं, भाषण जाके मंचों से देते हैं, काम की बात नहीं करते। काम की बात करिए ना, आप बताइए ना कि आपने क्या किया 7 साल में देश के लिए। आपने सिर्फ अडानी और अंबानी को पूरे देश का, आम आदमी का, गरीबों का पैसा उठाकर दे दिया। आपने उद्योगपतियों का 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया।
लेकिन आपने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, किसान नहीं दिखता है, तो बीजेपी के लोग सिर्फ बातें करते हैं। अब इनके पास बातें ही बची है और इनकी बातें कोई सुनता नहीं तो चैनल पर आ जाते हैं, भाषण देते हैं। इनको अब लोग गंभीरता से नहीं लेते। आप चुनाव आने दीजिए, समय आने दीजिए, आप देखिएगा 2 मई आने दीजिए, 2 मई भाजपा गई। अब इनके भाषणों में कुछ बचा नहीं, वही रोज कोरा कागज, रोज पुरानी बातें, रोज पुरानी बातें। कब तक आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, कब तक आप धर्म की बात करेंगे? लोगों के रोजगार की भी बात करिए, देश के विकास की बात करिए। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। केंद्र सरकार के जितने भी रिक्त पद हैं उसमें कोई भी भर्ती नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार कोई पेपर नहीं हो रहा जो लीक ना हो रहा हो। तो ये लोग नौजवानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं और ये बात देश के लोग जान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ईमानदारी से देश के लोगों के लिए काम किया। ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। हम तो अनुरोध करते हैं ये बताएं भ्रष्टाचार पे इन्होंने क्या कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों को जेल भेजा भ्रष्टाचार में, और यहाँ राफेल में तो अब फ्रांस ने भी बता दिया कि दलाली खाई है। अब ये बता दें कि बीजेपी में किसने कितना पैसा लिया, संघ के लोगों ने कितना पैसा लिया और इनके दूसरे जो चट्टे बट्टे हैं उन्होंने कितना पैसा लिया। हाँ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पुडुचेरी में कल मतदान हो चुका है, परिणाम क्या होगा वो 2 मई को पता चलेगा। जब बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है कि वो इस बार अपना खाता खोले, तो वही कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो वापस से सत्ता में आ सके। चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।